post-translational modifications, and as we already know that the post-translational modifications are of three types. Number one is जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम प्रोटीन डिग्रेडेशन करवाते हैं, प्रोटीन को मेच्योर करते हैं. सेकेंड वन इज़ आपकी कोवलेंट मॉडिफिकेशंस, एंड द थर्ड वन इज़ प्रोटीन स्प्लाइसिंग. To become a mature protein, the polypeptide must fold to its native conformation. The disulfide bond if any must form. अगर तो प्रोटीन के एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स हैं तो वहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनने हैं, और वो बॉन्ड्स जो हैं वो लाजमी तौर पे एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए, उन बॉन्ड्स की वजह से जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे. इन केस ऑफ मल्टी सब यूनिट प्रोटीन, द सब यूनिट्स मस्ट प्रॉपर्ली कंबाइन. और जहाँ कहीं पे एक से ज़्यादा सब यूनिट्स प्रोटीन के प्रेजेंट है, यानी कि एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स हैं, तो फिर वहाँ पर क्या है कि सब यूनिट्स को प्रॉपर्ली कंबाइन करना है. Many proteins are modified to their active state by proteolytic cleavage of certain peptide bonds. काफ़ी सारी प्रोटीन्स तो ऐसी होती हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होती हैं, काफ़ी सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं और उनको बाद में एक्टिव किया जाता है. एक्टिव करने के लिए उनको क्या किया जाता है कि उनकी कैटालिटिक क्लीवेज की जाती है, उनको प्रोटीोलिटिक क्लीवेज की जाती है, उनके अंदर से कुछ सेगमेंट्स को रिमूव किया जाता है. फॉर एग्जांपल कोई एन टर्मिनल पे सिग्नल पेप्टाइड है, उसको रिमूव किया जाता है. सी टर्मिनल पे कोई और पेप्टाइड का छोटा सा पोर्शन लगा हुआ है, उसको रिमूव किया जाता है, एंड सो ऑन. इस तरह की चेंजेस करके प्रोटीन को फंक्शनल बनाया जाता है. इन मैनी केसेस स्पेसिफिक रेजिड्यूज मस्ट बी डेरिवेटाइज्ड, अदर ग्रुप्स मस्ट बाइंड टू मैनी प्रोटीन्स. काफ़ी सारे केसेस में तो क्या होता है कि रेजिड्यूज को डेरिवेटाइज कर दिया जाता है, यानी कि जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कोवलेंट मॉडिफिकेशन, जिसमें हमने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया तो वो मिथाइलेशन हो गई, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऐड कर दिया तो ग्लाइकेशन और ग्लाइकोसाइलेशन हो गई, और प्रेनाइलेशन हो गई, इस तरह सो ऑन. तो ये सारी क्या है, डेरिवेटाइजेशन है, जहाँ पे हम स्पेसिफिक ग्रुप्स को स्पेसिफिक रेजिड्यूज़ के साथ जो है वो अटैच करवा देते हैं. फॉर एग्जांपल सल्फेशन एंड सो ऑन. तो हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन जो है वो मॉडिफाई हो जाती है. तो ये सारी जो है ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं, जिनमें हम प्रोटीन को जो है वो उसकी फंक्शनल फिजियोलॉजिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर तक उसको लेकर आते हैं, उसकी फंक्शनल एक्टिव फॉर्मेशन तक, कन्फर्मेशन तक उसको लेकर आते हैं. प्रोटीओलिटिक क्लीवेज जो थ्री टाइप्स के हमारे पास पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस हैं, उनमें सबसे पहले क्या है, प्रोटीओलिटिक क्लीवेज. प्रोटीओलिटिक क्लीवेज किसकी की जाती है, सिक्रेटेड और मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स की जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. और किया क्या जाता है कि उनको डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू, डिफरेंट जो आप कह लें प्रोटीएजेस के थ्रू उनको क्या किया जाता है, क्लीव किया जाता है प्रोटीन्स को, ताकि वहाँ से जो है सिग्नल पेप्टाइड वगैरह को रिमूव किया जाए. कोवलेंट मॉडिफिकेशंस में या डेरिवेटाइजेशन में हमें पता है क्या क्या कुछ आता है, ग्लाइकेशन, एसाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, प्रेनाइलेशन, विटामिन सी, विटामिन के डिपेंडेंट मॉडिफिकेशंस, ग्लाइकोसाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेशन, सेलेनोप्रोटीन्स एक्सेट्रा. ये सारी मॉडिफिकेशंस वी हैव ऑलरेडी डन. उसके बाद आ जाती है प्रोटीन स्प्लाइसिंग. फिर हम क्या करते हैं, प्रोटीन स्प्लाइसिंग करते हैं. ये सब में नहीं की जाती है, कुछ कुछ प्रोटीन्स में ही होती है. इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, एज सेम एज वी टॉक्ड अबाउट द आरएनए स्प्लाइसिंग, जहाँ पे हमने आरएनए स्प्लाइसिंग की थी और हमने ये देखा था कि इंट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द इनिशियल ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द इनिशियल ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए, एंड द फाइनल ट्रांसक्रिप्ट हैज़ ओनली एक्सोन्स. और जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट होता है उसमें सिर्फ हमारे पास क्या होते हैं, एक्सोन्स होते हैं, इंट्रॉन्स नहीं होते. और उसकी जो वो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग भी हुई होती है, और फिर उससे जो है वो प्रोटीन्स बनती हैं. तो इसी तरह कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जिनके अंदर कुछ नॉन कोडिंग रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम इंटीन्स कहते हैं, और जो कोडिंग वाले होते हैं उनको एक्सटीन्स कहते हैं, यानी कि जो प्रोटीन का पार्ट होते हैं उनको एक्सटीन्स कहते हैं. तो इंटीन्स को रिमूव करना ज़रूरी होता है, एक्सटीन्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ना जो है वो ज़रूरी होता है. तो इंटीन्स को रिमूव करना और एक्सटीन्स को आपस में जोड़ना, दैट इज़ नोन एज प्रोटीन स्प्लाइसिंग. तो सबसे पहले आ जाते हैं प्रोटीओलिटिक क्लीवेज पे. सिक्रेटेड एंड मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स में काफ़ी सारी प्रोटीन्स ऐसी हैं जिनमें क्या किया जाता है, उनका एन टर्मिनल या सी टर्मिनल से कुछ रेजिड्यूज को रिमूव किया जाता है. तो मेम्ब्रेन बाउंड और एक्सक्रीटेड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन्स, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जो मेम्ब्रेन बाउंड और जो एक्सक्रीटरी प्रोटीन्स होती हैं वो बेसिकली सिंथेसाइज कहाँ पर होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो एसोसिएटेड राइबोसोम्स होते हैं उनके ऊपर, उनके अंदर जो है वो सिंथेसाइज होती हैं.
मेम्ब्रेन बाउंड और एक्सक्रीटरी प्रोटीन, सारी प्रोटीन्स ही हमें पता है राइबोसोम्स के ऊपर सिंथेसाइज होती हैं। दीज प्रोटीन्स कंटेन एन एन टर्मिनस सिग्नल, ये प्रोटीन्स क्या होता है, इन प्रोटीन्स के ऊपर एक एन टर्मिनस सिग्नल होता है जो उनको डिक्टेट करता है कि उन्होंने कहाँ पर जाना है। एन टर्मिनस सिग्नल सीक्वेंस और सिग्नल पेप्टाइड, उसको सिग्नल पेप्टाइड भी कहते हैं या उसको एन टर्मिनल सिग्नल भी कहते हैं, जो मोस्टली 13 to 36 हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज़ का होता है। हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज से क्या मुराद है कि वो वाले अमाइनो एसिड की क्लास जिसमें सिर्फ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, लाइक एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। तो वो वाले अमाइनो एसिड जैसे ट्रिप्टोफैन हो गया, टायरोसिन हो गया, ये वाले अमाइनो एसिड्स क्या हैं, ये हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज़ होते हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो इनके 13 से लेकर 36 रेजिड्यूज़ तक जो है वो सिग्नल पेप्टाइड बनता है। इनसे रिकॉग्नाइज बाय मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो कि रिकॉग्नाइज इसको कौन करता है, इस सिग्नल को, इस सिग्नल पेप्टाइड को एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है वो इसको रिकॉग्नाइज करता है, दैट इज़ नोन एज सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। अब ये जो SRP होता है, जब ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है तो फिर ये इसको कहाँ भेजता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेज देता है। दिस सिग्नल पेप्टाइड इज रिमूव्ड बाय सिग्नल पेप्टाइडेज, ये जो सिग्नल पेप्टाइड है ये रिमूव हो जाता है सिग्नल पेप्टाइडेज की मदद से फॉलोइंग पैसेज थ्रू दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाता है उसके बाद अंदर जाके सिग्नल पेप्टाइड जो है वो सिग्नल पेप्टाइडेज एंजाइम के थ्रू जो है वो रिमूव हो जाता है। SRP in ribosomes interact with the endoplasmic reticulum membrane through the SRP receptor. SRP in ribosomes के ऊपर जो SRP होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद SRP रिसेप्टर के साथ। तो वो उसको बता देते हैं और फिर जो है वहाँ से उसकी वजह से जो सिग्नल पेप्टाइड के थ्रू जो है वो हमारी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाती है। द सिग्नल सीक्वेंस आफ्टर पासिंग थ्रू द ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इनटू द ल्यूमेन इज रिमूव्ड बाय द एक्शन ऑफ सिग्नल पेप्टाइडेज। जब ये जो हमारी प्रोटीन है अंदर चली जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चली जाती है, ल्यूमेन में आ जाती है, then the signal peptide, the signal sequence of the protein is removed by the action of signal peptidase. Secretory protein will end up completely in the lumen of the endoplasmic reticulum. जो secretory proteins होती हैं वो कम्प्लीटली जो है वो फुली यानी कि फंक्शनल आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में बन जाती हैं। अब प्रोटीन में बिकम मेम्ब्रेन बाउंड, प्रोटीन को मेम्ब्रेन बाउंड भी किया जा सकता है थ्रू स्टॉप ट्रांसफर मोटिव और मेम्ब्रेन स्पेनिंग डोमेन। उसके एक मेम्ब्रेन स्पेनिंग डोमेन के थ्रू या उसके स्टॉप ट्रांसफर मोटिव के थ्रू उसको जो है मेम्ब्रेन बाउंड भी बनाया जा सकता है कि प्रोटीन के इर्द गिर्द जो है मेम्ब्रेन जो है वो लगा दी जाए ताकि प्रोटीन को जो है वो किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। Here is the diagram and you can see that this is the messenger RNA जो आपको ब्लैक डार्क लाइन से, बोल्ड लाइन से नज़र आ रहा है। 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड सबसे ऊपर, उसके ऊपर राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच हुए हैं। तो आप देख रहे हो 5 प्राइम एंड पे राइबोसोम्स अटैच होने शुरू हुए, राइबोसोम के ऊपर SRP पार्टिकल जो थे वो प्रेजेंट था और प्रोटीन जो है वो राइबोसोम्स के अंदर सिंथेसाइज होना शुरू हो गई और वहाँ से जो है वो सिग्नल पेप्टाइड थोड़ा थोड़ा बाहर आना शुरू हो गया। बट आप देख रहे हो नीचे कि ये जो मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, अभी सिर्फ एक मेम्ब्रेन दिखाई है, दोनों मेम्ब्रेन्स नहीं दिखाई हुई, और उसके अंदर की तरफ नीचे की तरफ क्या है, ल्यूमेन है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है ये क्लोज्ड है। पहले वाला पे देखें जहाँ पे अल्फा बीटा लिखा हुआ है SRP रिसेप्टर क्लोज है, वो अभी ओपन नहीं हुआ। जैसे जैसे सिग्नल पेप्टाइड जो है वो इसको अप्रोच करेगा, SRP इसको रिकॉग्नाइज करेगा इन ट्रांसलुकॉन्स को, तो फिर क्या होगा कि ये ट्रांसलुकॉन ओपन हो जाएंगे। जब ट्रांसलुकॉन ओपन हो जाएंगे तो राइबोसोम से प्रोटीन जो है वो इजीली एंटर होना स्टार्ट कर देगी इनटू द ल्यूमन। जब वो ल्यूमन के अंदर आ जाएगी सारी की सारी, आप देख रहे हैं आगे 3 प्राइम एंड तक पहुंचते पहुंचते सारी की सारी प्रोटीन अंदर आ गई है, राइबोसोम जो है वो मैसेंजर आरएनए से डिटैच हो गए हैं और आपका जो ट्रांसलुकॉन है वो दोबारा से बंद हो गया है। अब ये जो सिक्रेटेड प्रोटीन आपके पास आई है इसका सिग्नल पेप्टाइडेज पीछे ही जैसे एंटर हो रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ल्यूमन में, तभी साथ ही सिग्नल सीक्वेंस को जो है वो रिमूव कर दिया गया था बाय सिग्नल पेप्टाइडेज। और अब आपके पास जो है फुली सिक्रेटेड प्रोटीन जो है वो रेडी है। अब ये जो आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऑलमोस्ट चैनल्स होते हैं, तो ये उन चैनल्स के थ्रू सिक्रेटेड प्रोटीन जो है वो जहाँ पे भेजनी होती है वहाँ पे भेज दी जाती है। जब हम बात करते हैं प्रोटियोलिटिक क्लीवेज की, तो इसमें अभी तो हमने एक बात की कि सिग्नल पेप्टाइड को हम रिमूव करें। इसके अलावा सिर्फ हम सिग्नल पेप्टाइड को रिमूव नहीं कर रहे होते, हम और भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं इन दी प्रोटियोलिटिक क्लीवेज ड्यूरिंग PTM, ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस।
Most proteins undergo proteolytic cleavage following translation. The simplest form of this is the removal of the initiation methionine. सबसे जो simplest form है प्रोटीओलिटिक क्लीवेज की वो क्या है कि मेथियोनिन के रिमूव करना, जैसे कि अभी हमने सिग्नल पेप्टाइड के केस में भी देखा है कि सिग्नल पेप्टाइड में भी जो इनिशिएट, आपको पता है कि इनिशिएटिंग कोडोन जो है वो हमेशा मेथियोनिन होता है, तो उसको जो है वो रिमूव कर दिया जाता है. प्रोटीन्स कंटेनिंग अ सिग्नल पेप्टाइड pre-proteins, some secretory proteins are also further proteolized following secretion that are pre-proteins. वो वाली तमाम प्रोटीन्स जिनके अंदर सिग्नल पेप्टाइड होता है उन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, प्री प्रोटीन्स. और कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं, कुछ प्री प्रोटीन्स ऐसी होती हैं कि उनके सी टर्मिनल पे भी कोई ना कोई सीक्वेंस जो है वो एडिशनल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, तो उन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, प्री प्रो प्रोटीन्स. Many proteins are synthesized as inactive precursors that are activated under proper physiological conditions by limited proteolysis. And we all know that we have an enzyme in our stomach that is known as pepsin and trypsin as well. So this pepsin enzyme is always secreted in our stomach in the form of pepsinogen, that is its inactive form. तो इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजिन को जो हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में रिलीज़ किया जाता है. दिस इनएक्टिव पेप्सिनोजिन इज अपॉन रीचिंग टू द स्पेसिफिक प्रॉपर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ब्रेक डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू द प्रॉपर पेप्सिन एंजाइम. तो जब उसको प्रॉपर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस अचीव हो जाती है, मिल जाती हैं, तो फिर वो क्या करता है, प्रोटियोलिसिस करके यानी कि प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करके अपने आप को प्रोटीन्स के थ्रू कट करवाकर, एंजाइम्स के थ्रू कट करवाकर क्या करता है, अपने आप को पेप्सिन में कन्वर्ट कर लेता है. दैट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द पेप्सिन ऑफ द फंक्शनल एंजाइम. एट दिस फंक्शनल एंजाइम दिस पेप्सिन इज नाउ रेडी टू ब्रेक डाउन टू कैटालाइज द ब्रेक डाउन ऑफ different proteins in the stomach, to catalyze the digestion of different proteins in the stomach. तो काफ़ी सारे precursors, काफ़ी सारे enzymes, काफ़ी सारी proteins ऐसी होती हैं that are released in the inactive form, and after achieving the proper physiological conditions they activated by limited proteolysis. फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है सबसे पहले कोलेजिन. कोलेजिन इज़ अ ट्रिपल हेलिकल फाइब्रस प्रोटीन. कोलेजिन क्या है, एक ट्रिपल हेलिकल फाइब्रस प्रोटीन है. ट्रिपल हेलिकल का क्या मतलब है कि हमें सबको पता है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल होता है. तो डीएनए के स्ट्रक्चर में वी नो दैट देयर आर टू स्ट्रैंड्स, बोथ ऑफ दी स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. तो ये जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ कॉइल हुए होते हैं और इन्होंने एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है. पर जो कोलेजिन है, कोलेजिन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें तीन जो हैं वो स्ट्रैंड्स होते हैं, तीन पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है वो हेलिक्स की तरह जो है वो ट्विस्ट हुए हुए होते हैं और ट्रिपल हेलिकल फाइब्रस प्रोटीन बनती है. ईच पॉलीपेप्टाइड, उसमें जो हर पॉलीपेप्टाइड है, तीन पॉलीपेप्टाइड्स हैं, तो हर पॉलीपेप्टाइड जो है वो कंसिस्ट किसका बना हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है. ऑब्वियस बात है अमाइनो एसिड से बना हुआ है, पर वो अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस क्या है, ग्लाइसिन XYN टाइम्स. तो ये 3 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है. जैसे कि हम देखते हैं अपनी पेप्टिडोग्लाइकेंस वगैरह में, सेल वॉल्स में, कि एक ही चीज़ जो है वो बार बार रिपीट हो रही होती है, एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा होता है. इसी तरह यहाँ पर ये ग्लाइसिन XY का सीक्वेंस जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है. यहाँ पे X क्या है, ऑफन प्रोलीन होता है, मोस्टली प्रोलीन होता है, और Y क्या है, मोस्टली हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है. और GLY तो हमें पता है ऑलरेडी कि क्या होता है, ग्लाइसिन होता है. तो ग्लाइसिन X एंड Y होता है जो N टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं, और N यहाँ पे कितना होता है, ऑलमोस्ट 340 टाइम्स होता है N. तो 340 टाइम्स ये वाली जो सीक्वेंस है ये लगता है हर पॉलीपेप्टाइड में कोलेजिन के. और फिर वो जो पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक तो नहीं हम कहेंगे, बल्कि उनको क्या कहेंगे कि ट्विस्ट हो जाते हैं एंड दे फॉर्म दी ट्रिपल हेलिकल फाइब्रस प्रोटीन. अब यहाँ पे कोलेजिन जो है वो बेसिकली एक्टिव फॉर्म में कोलेजिन की फॉर्म में नहीं बनता, डेट इज़ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ प्रो कोलेजिन. तो प्रो कोलेजिन क्या है कि इट कंटेन्स बोथ एन एंड सी टर्मिनल प्रो पेप्टाइड्स. इसके अंदर एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दोनों प्रो पेप्टाइड्स होते हैं जो कि तकरीबन कंसिस्ट ऑफ 100 अमाइनो एसिड्स, जो कि तकरीबन 100 अमाइनो एसिड्स के होते हैं, हुज सीक्वेंस इज अनलाइक दोज ऑफ मेच्योर कोलेजिन. और ये जो 100 अमाइनो एसिड्स होते हैं इनका सीक्वेंस जो है वो पीछे हमने जो ग्लाइसिन XY का सीक्वेंस पढ़ा है उस जैसे नहीं होते, उस मेच्योर कोलेजिन जैसे नहीं होते, बल्कि उससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं.
बट दे आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर प्रो कोलेजन फोल्डिंग। पर ये जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड नेसेसरी होते हैं फॉर द प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ द प्रो कोलेजन। जब प्रो कोलेजन प्रॉपर फोल्ड नहीं होगा तो फिर क्या होता है कि कोलेजन जो है फंक्शनल नहीं बनेगा। कोलेजन फंक्शनल नहीं बनेगा तो आपकी स्किन जो है डिजीज़ हो सकती हैं, स्किन को डिफरेंट जो है वो हैज़र्ड्स का सामना करना पड़ सकता है। अमाइनो एंड कार्बोक्सी प्रो कोलेजन पेप्टाइडेजेज रिमूव द करस्पॉन्डिंग प्रो पेप्टाइड्स। अब इनको जो अमाइनो और सी टर्मिनल पे जो प्रो पेप्टाइड्स लगे हुए इनको रिमूव करने वाला कौन है? इनको रिमूव करने वाला भी अमाइनो और सी टर्मिनल पे यानी कि कार्बोक्सी प्रो कोलेजन पेप्टाइडेजेज होते हैं जो कि इनको रिमूव करते हैं। अमाइनो पेप्टाइडेज जो है वो अमाइनो साइड की प्रो पेप्टाइड को रिमूव करेगा और जो कार्बोक्सी प्रो कोलेजन पेप्टाइडेज है वो आपके सी टर्मिनल के प्रोपेप्टाइड को रिमूव करेगा। एन इनहेरिटेड डिफेक्ट इन अमाइनो पेप्टाइडेज रिजल्ट्स इन डर्मेटोप्राक्सिस इन कैटल एंड शीप एंड एहलेस-डानलेस सिंड्रोम इन ह्यूमंस। एक इनहेरिटेड डिफेक्ट होता है जहाँ पे आपका जो अमाइनो पेप्टाइडेज है वो काम नहीं करता। जब अमाइनो पेप्टाइडेज काम नहीं करता तो फिर क्या होता है कि ये जो 100 अमाइनो एसिड का जो प्रो पेप्टाइड का सीक्वेंस लगा हुआ है वो रिमूव नहीं होता, प्रो कोलेजन में कन्वर्ट नहीं होता, जिससे एक डिजीज़ हो जाती है दैट इज़ नोन एज डर्मेटोप्राक्सिस इन कैटल एंड शीप। कैटल और शीप में ये डिज़ीज़ क्या कहलाती है? डर्मेटोप्राक्सिस कहलाती है और इसी से मिलती जुलती डिजीज़ ह्यूमन में होती है, बल्कि वो सिंड्रोम है, एक डिजीज़ भी नहीं है और उस सिंड्रोम को कहते हैं एहलेस-डानलेस सिंड्रोम। तो ये सिंड्रोम जो है वो हो जाता है। रिटेंशन ऑफ कोलेजन अमाइनो प्रोपेप्टाइड्स सीम टू इंटरफेयर विद प्रॉपर फाइब्रल फॉर्मेशन। जब आपका प्रोपेप्टाइड्स रिमूव नहीं होते, 100 अमाइनो एसिड के सीक्वेंस वाले जो प्रोपेप्टाइड्स हैं कोलेजन से रिमूव नहीं होते, प्रो कोलेजन में कन्वर्ट नहीं होता, तो बेसिकली ये किस चीज़ को इंटरफेयर करता है? ये इंटरफेयर करता है प्रॉपर फाइब्रल फॉर्मेशन को। तो प्रॉपर जो है वो ट्रिपल हेलिकल फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चर नहीं बनता, जो प्रॉपर फाइब्रल फॉर्मेशन नहीं होगी कोलेजन की, तो फिर क्या होता है कि ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं है, अपनी प्रॉपर कॉन्फर्मेशन में नहीं है, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम इट टू गिव अस द बेस्ट फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो वो जो है अपना बेस्ट सूटेबल फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर पाती। Another example and much more complex example of post-translational processing including the proteolytic cleavage is a pre-pro protein. Pre-pro protein is the cleavage of pre-pro opiomelanocortin. Pre-pro opiomelanocortin, that is known as POMC. It has to be written as this. Let me correct it. Okay, yes. So it is the cleavage of pre-pro opiomelanocortin (POMC), which is synthesized in the pituitary, जो कि pituitary gland में synthesize होता है POMC. This pre-pro protein undergoes complex cleavages. इसमें जो है complex cleavages होती हैं. The pathway which differs depending upon the cellular location of POMC synthesis. और इसका पाथवे जो है वो डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है कि सेलुलर लोकेशन क्या थी पीओएमसी की सिंथेसिस की। तो जब सेलुलर लोकेशन पीओएमसी की सिंथेसिस की डिफरेंट होगी तो फिर जो है वो प्री प्रो प्रोटीन का जो पाथवे होगा जिससे वो अपनी फंक्शनल ओपियोमेलानोकॉर्टिन में कन्वर्ट होगी वो भी डिफरेंट होता है। Another example of a pre-pro protein is insulin, which is secreted from the pancreas as a pre-propeptide. इसको भी करेक्ट कर लें, दैट इज़ प्री प्रोपेप्टाइड, क्योंकि इसमें भी आपके एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दोनों पे पेप्टाइड्स लगे हुए होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि प्री प्रो प्रोटीन जो इंसुलिन है, प्री प्रो इंसुलिन, वो पहले कट होती है और उसका जो 24 अमीनो एसिड का सिग्नल पेप्टाइड सीक्वेंस है वो रिमूव हो जाता है और वो जो है प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर प्रो इंसुलिन से जो क्लीवेज होती है सी पेप्टाइड की, सी टर्मिनल वाले पेप्टाइड की, प्रो पेप्टाइड की, तो वो केस में कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारी बॉडी में जो इंसुलिन रिलीज होता है दैट इज़ ऑल्सो नॉट इन दी फंक्शनल फॉर्म, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिलीज इन इट्स एक्टिव फॉर्म। तो ये हमेशा जो है वो एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ नहीं की जाती बल्कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ की जाती है और फिर इसको एक्टिव बनाया जाता है आफ्टर दी प्रोटीलिटिक क्लीवेज। Some enzyme precursors are synthesized as inactive zymogens which are activated by proteolytic cleavage. कुछ एंजाइम प्रिकर्सर्स ऐसे होते हैं जो कि इनएक्टिव ज़ाइमोजेंस के तौर पे रिलीज़ होते हैं, जिसमें मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल भी दी थी पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन की। तो दीज इनएक्टिव ज़ाइमोजेंस आर एक्टिवेटेड बाय द प्रोटियोलिटिक क्लीवेज मोस्टली इन द स्टमक to perform their functions at their
प्रॉपर सूटेबल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। तो जब तक स्टमक में 2 pH अचीव नहीं हो जाती, HCl जो है वो 2 pH के राउंड अबाउट pH को नहीं ले आता, तब तक पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होती, प्रोटीलिटिक क्लीवेज नहीं होती, पेप्सिन फिर तब तक अपना काम नहीं करता। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एंड सेवरल प्रोटीन्स ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड आर एग्जांपल्स ऑफ सच प्रो प्रोटीन्स। काफ़ी सारे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और उसके साथ साथ काफ़ी प्रोटीन्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड में इन्वॉल्व होती हैं, दे आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ द प्रो प्रोटीन्स because they are also not secreted in their active form, बल्कि rather they are secreted in their inactive form, so that always the blood to minimize or to inhibit the clotting of the blood cells, ताकि जो है वो हर वक्त जो है वो ब्लड सेल्स जो हैं वो क्लॉट ना होते रहें। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये वाली प्रोटीन्स भी जो हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड में इन्वॉल्व होती है, इनको भी किस में रिलीज़ किया जाता है, प्री प्रोटीन या प्रो प्रोटीन्स के तौर पे रिलीज़ किया जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ किया जाता है, सो डैट when the proper physiological conditions are achieved, they can convert it into their functional proteins to clot blood at the site of injury, ताकि साइट इंजरी के साइट पे ही ब्लड क्लॉट हो, अदरवाइज ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो।